दुबई के शेख भारतीय लड़कियों को आखिर इतना पसंद क्यों करते हैं? क्या यह सिर्फ उनकी खूबसूरती का मामला है या इसके पीछे कुछ और गहरे सामाजिक और आर्थिक कारण छिपे हैं? वही चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ भारतीय पति अपनी ही पत्नियों को दुबई ले जाकर शेखों के हवाले क्यों कर देते हैं। यह कहानी केवल लालच और धोखे की नहीं बल्कि उस कड़वी सच्चाई की है जहां रिश्तों का सौदा किया जाता है। यह कहानी भोपाल की है और औरत एक सौदेबाजी का हिस्सा बन जाती है। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि भारतीय महिलाओं का दुबई के शेखों से जुड़ाव और उनके शोषण की यह काली सच्चाई आखिर क्या है। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर बताएं ताकि हम वीडियो के अंत में आपका नाम लेकर धन्यवाद कर सकें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आलिया भोपाल में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। 19 साल की आलिया कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी और दूसरी तरफ उसकी शादी की बातें शुरू हो चुकी थी। परिवार ने जो लड़का उसके लिए पसंद किया था वह दुबई में बड़ा बिजनेसमैन था। दुबई में रहना आलिया का ख्वाब बन गया था। साल 2002 में भोपाल की आलिया कॉलेज में पढ़ रही थी, तभी उसके डॉक्टर पिता ने एक परिवार में रिश्ते की बात शुरू की। आलिया की बड़ी बहन सऊदी अरब में शादी के बाद अपने पति के साथ सेटल थी। भोपाल में आलिया दिमागी तौर पर कमज़ोर अपनी एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन के साथ माता पिता के साथ भी रहा करती थी। उसके डॉक्टर पिता भोपाल में प्रतिष्ठित थे। भोपाल में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार का संपर्क मिला जिससे एक महिला और उनकी एक बेटी थी जो आलिया की हम उम्र की थी। उनका 26-27 साल का एक बेटा रईस दुबई में बड़ा बिजनेसमैन था। रईस के फ़ोटो दिखाने के बाद परिवार में बात आगे बढ़ी। रईस कुछ ही दिनों में रिश्ते की बातचीत के सिलसिले में 2 दिन के लिए भोपाल आया। आलिया के साथ मुलाकात हुई और हैंडसम रईस के साथ थोड़ा सा वक्त बिताकर आलिया को अच्छा लगा। आलिया ने अपने पिता से कह दिया कि उसे लड़का पसंद है और जैसा वह ठीक समझे आगे बात करे। आगे बातचीत की गई और कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का हो गया। आलिया बहुत खुश और उत्साहित थी। अपनी सहेलियों से जब बात करती तो वह अपनी खुशी और उमंगों को छुपा नहीं पाती। बड़े फ़ख्र से बताती कि अब वह दुबई में जाकर बस जाएगी और कभी कभी मिलने आया करेगी इधर। शादी की तैयारियां शुरू हुई और उधर आलिया फ़ोन पर रईस के साथ लंबी लंबी बातें करती रहती। अपनी सहेलियों को बताती कि आज रईस ने उसके लिए यह तोहफा भेजा है तो कल यह गिफ्ट भिजवाई है। रईस उसे दुबई के ऑफिस और आलीशान घर में क्लिक की हुई तस्वीर भी भेजता जो आलिया खुश होकर सहेलियों को दिखाती। अब खूबसूरत आलिया शादी की तैयारियों के लिए अपने शरीर की देखभाल में जुटने लगी और ज़्यादा खूबसूरत होने की तमाम कोशिश करने लगी। आलिया की शादी के लिए भोपाल की एक महंगी और प्रतिष्ठित जगह बुक की गई। लगभग शाही दावत का इंतजाम किया गया और वह दिन आ गया जब निकाह पढ़ा जाना था। निकाह हुआ और आलिया भोपाल में अपनी ससुराल चली गई। 2-4 हफ्ते में ही उसके वीज़ा और दस्तावेज तैयार हो गए और वह रईस के साथ दुबई रवाना हो गई। दुबई में आलीशान घर में पहुंचकर आलिया खुद को लक्की समझती थी। इस बड़े से घर की बालकनी से अक्सर अमीर शेख और पठान आते जाते दिखते थे। रईस अक्सर आलिया के साथ उसी बालकनी में बैठकर चाय नाश्ता करता था। उसे बातें भी करनी होती तो उसी बालकनी में खड़े होकर बातें करता। बहुत कम दिनों में ही उस बालकनी की तरफ देखने वाले लोगों के चेहरों पर गलत एक्सप्रेशन देखकर आलिया ने उस बालकनी में ज़्यादा देर रहने से मना किया और रईस से कहा कि घर में और भी तो जगह हैं। लेकिन रईस ने टालते हुए सब ठीक होने का भरोसा दिला दिया। 2-3 हफ्ते ही गुजरे थे कि रईस के बालों का रंग उड़ने लगा और लगातार किए जाने वाले मेकअप के पीछे छुपा रईस का चेहरा भी सामने आने लगा। आलिया का दिल बैठ गया जब उसे पता चला कि रईस की असली एज 40 पार है। अपने से दोगुनी उम्र के आदमी के साथ शादी हो जाने की उलझन और वह जैसे तैसे सुलझा पाती। आलिया
कि एक राज और खुला। रईस बिजनेसमैन नहीं, बहुत मामूली सैलरी वाला नौकरी करता था। आलिया की एक और परेशानी यह हो गई थी कि दुबई का यह इलाका इसके लिए बिल्कुल अनजान था और रईस ने घर से फ़ोन कनेक्शन हटवा दिया था, तो वह अपने मायके से किसी तरह संपर्क नहीं कर पा रही थी। इसी बीच आलिया ने उस घर के आसपास रहने वाली महिलाओं से जान पहचान बढ़ाना शुरू की। रईस ने आलिया को ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन आलिया नहीं मानी। रईस को आलिया की ये हरकतें देखकर समझ आ गया कि आलिया को शक तो हो चुका है, इसलिए अब वह भी जल्दबाजी करने लगा। रईस एक दिन आलिया को अपने ऑफिस में ले गया, इस दिलासे पर कि वह पढ़ी लिखी है तो उसे भी कोई जॉब मिल सकता है। आलिया को यह ठीक विकल्प लगा तो वह चली गई। उस ऑफिस में तमाम आदमियों की नज़रें आलिया को गलत मालूम हो रही थी और वह रेड लाइट एरिया भी थी। ऑफिस से लौटते ही आलिया ने वहां कोई भी काम करने से इनकार किया तो रईस ने डांटने के बाद उसे कहा कि उसका बॉस बहुत पहुंच और दौलत वाला आदमी है, अगर आलिया उसके साथ काम करे तो बहुत पैसे मिल सकते हैं। इस बात से जब आलिया के इनकार के कारण बहस हुई तो रईस खुलकर सामने आया और बोला कि उसने यह शादी इसलिए की है ताकि आलिया उसे पैसे कमा कर दे सके। अब आलिया के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, सारे सपने टूट चुके थे। रोने के अलावा आलिया के पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था। उसके बाद रईस ने उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू किया। पहले बालकनी में आलिया को जबरन खड़ा करता और कहता कि आने जाने वाले आदमियों को वह रिझाए, तो कभी अपने बॉस के सामने आलिया के शरीर की नुमाइश करवाता। आलिया इस मुश्किल से बचने का रास्ता खोज रही थी और रईस उसे जल्द से जल्द इस्तेमाल करने की तरकीब। झगड़े बढ़ते जा रहे थे। एक दिन हुई ऐसी ही बहस के बाद रईस ने ज़बरदस्ती करते हुए आलिया को गाड़ी में बिठाया, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाई और एक जगह गाड़ी रोककर आलिया को जबरन उतार दिया और वहां से चला गया। आलिया ने देखा कि वह रेड लाइट एरिया के बीच खड़ी हुई थी और हर नज़र उसे घूर रही थी। अपना मुंह छुपाकर किसी तरह वहां से वापस घर पहुंची। इसके बाद लड़ाई और झगड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। रईस आए दिन आलिया को बेच देने की धमकी देकर मारपीट करता और उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करता। एक दिन रईस की गैर मौजूदगी में मौका पाते ही आलिया ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला यानी रुखसार आपा को अपनी पूरी हालत बताई और मिन्नतें की कि वह उसे किसी भी तरह बचा ले। आलिया की किस्मत यहाँ खराब नहीं थी और रुखसार ने उसकी मदद करने का भरोसा दिलाया। रुखसार ने गुपचुप ढंग से कुछ ही दिनों में आलिया के लिए तमाम इंतजाम करवा दिए। रुखसार के गले लगकर और बहुत सी दुआएं देकर उस दिन आलिया छुपती छुपाती एयरपोर्ट पहुंची और दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ी। जब तक फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी, आलिया को यह डर लग रहा था कि कोई पीछे से आकर उसे पकड़ न ले। दिल्ली से भोपाल पहुंचकर आलिया ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो फौरन रईस की मां को पकड़वाने के लिए उसके पिता निकले, लेकिन उस पते पर कोई नहीं था। वह महिला और उसकी बेटी सब गायब हो चुके थे। बेहद शारीरिक और मानसिक तकलीफ झेल चुकी आलिया अपने यादों और अनुभवों के भीतर तक घायल हो चुकी थी। लंबे समय तक उसका इलाज चलता रहा। हालत सुधरने के बाद आलिया ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और फिर बैंक में उसका जॉब भी लगा। इस पढ़ाई और जॉब में उसकी मदद उसके एक कजिन ने की। कुछ साल बाद आलिया की शादी इस कजिन से हो गई। अपनी कहानी सुनाते हुए आलिया कहा करती थी, मुझ जैसी और भी कितनी लड़कियां होगी, लेकिन मेरे हालात शायद उनसे कम खराब रहे होंगे और मेरी हिम्मत उनसे कुछ ज़्यादा रही होगी, इसलिए मैं बचकर वापस आ सकी। उन लड़कियों के साथ क्या होता होगा और रुखसार आपा के साथ न जाने क्या हुआ होगा। उस डरावने माहौल को सोचकर ही रूह कांप जाती है। इस पूरे अनुभव से गुजरने के बाद आलिया बहुत कम बोलने लगी, सोशल मीडिया से गायब और सिर्फ खास लोगों से ही मिलती जुलती। वह एक तरह से खुद में ही कैद होकर रह गई।
एक छोटी सी दुनिया में खुद को महफूज मानकर जीने लगी आलिया से इसीलिए कुछ समय से संपर्क नहीं है। वास्तविक नामों का उल्लेख न करने की शर्त पर यह कहानी आलिया के करीबी सहेली रही मध्य प्रदेश निवासी दीक्षा मनीष ने न्यूज़ 18 से खास तौर पर साझा किया। गौरतलब है कि अरब देशों में भारत के कई इलाकों से लड़कियों को शादी के नाम पर वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेले जाने की कहानियां लंबे समय से चर्चा में रही है, लेकिन अब तक यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। कभी गरीबी के कारण लड़कियों का बाकायदा सौदा होता है तो कभी परिवार को धोखा देकर ऐसी कहानियां को अंजाम दिया जाता है। कई स्वयंसेवी संस्थाएं इस तरह शिकार हुई लड़कियों को इंसाफ दिलाने संबंधी कामों में जुटी हुई है। यह कहानी सिर्फ आलिया की नहीं है बल्कि उन अनगिनत लड़कियों की है जो प्यार, भरोसे और बेहतर जिंदगी के सपने लेकर ऐसे सवाल में फंस जाती है जहां रिश्ते बिकते हैं और इंसानियत दम तोड़ देती है। सवाल यह है कि आखिर कब तक भारतीय लड़कियों का इस्तेमाल इस तरह सौदेबाजी के लिए किया जाएगा? कब तक समाज आंखें मूंदे रहेगी? आलिया तो किसी तरह बचकर लौट आई, लेकिन न जाने कितनी लड़कियां इस काले धंधे का शिकार होकर कहीं खो जाती है। हमें ज़रूरत है ऐसे धोखेबाज के खिलाफ आवाज़ उठाने की, ताकि भविष्य में कोई और आलिया अपनी पहचान और सपनों से महरूम ना हो सके। इस कहानी के अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भोपाल के एक विजय कुमार है जो हमारी कहानियों को देखते हैं और बहुत ही पसंद करते हैं और हर बार वो किसी भी कहानी को कमेंट करने से नहीं चूकते हैं। आपका धन्यवाद। ऐसे ही दिलचस्प और सच्ची कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।